वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और हम हमारी एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें हम आज क्लास 7 के एनसीईआरटी का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 6 के एनसीईआरटी को हमने 2 पार्ट में कवर किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी। और हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हमारे पेड बैचेस के बारे में जानकारी दे दूं। ये दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमारे पेड बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 2026 और 27 के प्रीलिम्स के लिए पेड बैचेस जो है ऑलरेडी चल रहे हैं। पेड बैचेस को ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो पेड बैच में आपको एक गाइडेंस मिलेगी, एक मेंटोरशिप मिलेगी। वहां पर हमारे ग्रुप्स होते हैं जिसे आप जब पेड बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको उनमें एनरोल कर दिया जाएगा। तो पढ़ते समय आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। फेलो एस्पिरेंट्स रहते हैं, वो आपके साथ डिस्कशन करके सॉल्व कर देंगे। और साथ ही साथ हमारे मेंटोर भी रहते हैं जो आपके पर्सनल गाइड रहते हैं, वो आपको सारे डाउट में आपकी मदद करने वाले हैं। और उसके अलावा जितनी भी हमारी सीरीज चलती है जो आपके कोर्स से रिलेटेड होती हैं, वहां पर आपको सबकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आप सारे वीडियोस रिपीटेडली नहीं देख सकते, तो आप पीडीएफ से अपने नोट्स बना सकते हो। और पीडीएफ से आपको सब कुछ मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स भी उसमें मिल जाएंगे। तो आपको बहुत ये मदद हो जाती है कि एंड टाइम पे आपके पास नोट्स सब तैयार रहते हैं। साथ ही साथ रेगुलर टेस्ट होते हैं, तो आपको समझ में आता रहता है कि कहाँ क्या कितनी कमी चल रही है और आप किस तरीके से उस कमी में सुधार कर सकते हो। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन है, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लाइफ लॉन्ग फायदा देने वाला है। एक बार पेड बैच को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, अब आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी। उसमें पहला चैप्टर हमारा किससे रिलेटेड है? नवारंभ। ठीक है, न्यू बिगिनिंग, नगर और राज्य। अभी हमने कहाँ तक पढ़ा? अभी हमने बुद्धिज्म जैनिज्म तक का समझ लिया था कि किस तरीके से नया रिलीजन आया था। क्लास 6 के एनसीईआरटी में कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड में चीजें नहीं दी है, एक जो है कहानी की तरह दिया है कि किस किस तरीके से चीजें चली। तो हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, कहाँ तक का जैनिज्म का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब आज हम देखेंगे किस तरीके से शहर बसने शुरू हुए, उसके बाद महाजनपदा काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर में क्या बता रहा है कि राज्य की रक्षा के लिए राजधानी और सीमांत नगरों की दुर्गबंदी आवश्यक है। ठीक है, किसी भी राज्य की अगर रक्षा करनी हो तो उसके लिए एक राजधानी बनाई जाती है, जहां पर उसकी सारी जो है जियो पॉलिटिक्स डिसाइड होती है, जहां उस राज्य के लिए सारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं। और साथ ही साथ एक जो है दुर्गबंदी होती है, जिससे कि उस नगर की जो है सुरक्षा की जा सके, फ्रंटियर्स बनते हैं और यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन होता है कि of the capital and the border town is essential for the protection of the state। ठीक है, भूमि ऐसी होनी चाहिए जो न केवल जन सामान्य का पोषण कर सके, और एक राज्य की भूमि कैसी होनी चाहिए कि जन सामान्य का पोषण भी कर सके और आपदाओं के समय आगंतुकों का भी निर्वाह कर सके। ठीक है, the land should be such that it can not only sustain the general population but also support visitors in the times of disaster। ठीक है, आपके स्टेट में अगर कोई डिजास्टर के समय कहीं से पलायन करके आता है तो उसका भी भरण पोषण कर सके, ऐसी भूमि राज्य की होनी चाहिए। राज्य क्षेत्र रमणीय होना चाहिए, जिसमें कृषि योग्य क्षेत्र होना चाहिए, खनिज युक्त प्रदेश होना चाहिए, काष्ठ वन होने चाहिए, गज वन होने चाहिए और गोधन संपन्न चारागाह विद्यमान होने चाहिए। और स्टेट्स के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? तो स्टेट ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसकी खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है, ट्रैवलर्स को आकर्षित करती है सबसे पहली चीज, बल्कि लोकल्स को भी आकर्षित करती है। अपना शहर, अपना आसपास का एरिया जितना खूबसूरत होता है, लोग उसमें उतना ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा वहां पर कल्टिवेबल एरिया होना चाहिए, जिससे कि लोग अपना जो है अन्न उपजा सके और अपना जो है भरण पोषण कर सके। उसके बाद मिनरल रिच रीजन होना चाहिए और टिम्बर फॉरेस्ट होना चाहिए, एलिफेंट फॉरेस्ट होने चाहिए, पास्चर रिच होना चाहिए, क्योंकि हमें गायों को और अपने जो मवेशी हैं उनका भी भरण पोषण करना है, इसलिए वहां पर चारागाह भी होने चाहिए। तो ये इसके बारे में बात हो रही है, राज्यों के बारे में, तो राज्य की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जल के लिए केवल वर्षा पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, अपितु राज्य में नदियां, जलाशय और अन्य स्रोत भी होने चाहिए। ठीक है, और ये सब किसने कहा है? ये सब कहा है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ये पैसेज यहाँ पर लिया गया है। सड़कें और जलमार्ग सुगम और सुव्यवस्थित होने चाहिए। राज्य में उत्पादक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण हो। ठीक है,
तो और क्या होना चाहिए कि सिर्फ रेन वाटर पर नहीं डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि फिर जो बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ सकता है। और जलाशय बनाने चाहिए जिससे कि रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकें, उसको हम संचय कर सकें, और जब बारिश ना हो समय भी हमारे पास पानी की कमी ना हो। सड़कें और जलमार्ग भी होने चाहिए, और साथ ही साथ राज्य में ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उत्पादन सरप्लस होता हो और हम जो है ट्रेड भी कर सके। ठीक है, तो ये किसने बताया? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बातें हैं जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व यानी फर्स्ट मिलेनियम बीसी में, ठीक है, क्या हुआ था? गंगा के मैदानी भाग, सिंधु के कुछ क्षेत्रों और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में एक नवीन और जीवांत नगरीकरण का चरण प्रारंभ होता है, जिसका क्रमशः संपूर्ण उपमहाद्वीप में विस्तार हुआ। ठीक है, तो जब हमारे जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये अपने डिक्लाइन पर आती है, करीब 1900 बीसी के अराउंड इसका डिक्लाइन होता है। तो क्या होता है, एक दूसरी तरीके की सभ्यता जो कि गांवों में रहती थी वो निकल करके आती है, जिसे हम वैदिक कल्चर बोलते हैं। गांव शहरों से, इतने सुव्यवस्थित शहरों से लोग सीधा गांवों की तरफ आ जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद क्या होता है? सबसे पहले एक सभ्यता आती है जो गांवों में निवास करती है, फिर धीरे धीरे जो है वहां जनपद बनते हैं, शहर बनते हैं। तो ये क्रम रहता है। ठीक है, पहले इतना एडवांस्ड हमारा जो कल्चर था वो था, इसके बाद उसका डिक्लाइन हो गया, फिर लोग गांव में बसे, फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रगति करी और फिर वापस से शहर बसने शुरू हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात प्रथम सहस्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में विशेषतः गंगा मैदान, गंगा नदी के किनारे, अब लोग इधर पहले कहाँ बसा करते थे? लोग पहले बसा करते थे सिंधु घाटी के सिंधु नदी की घाटी के आसपास। लेकिन अब जब सिंधु सभ्यता का डिक्लाइन हो गया तब लोग कहाँ बसने लगे? वो बसने लगे गंगा नदी के मैदानों में। ठीक है, और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नवीन और जीवांत नगरीकरण का चरण प्रारंभ हुआ, जिसका क्रमशः संपूर्ण उपमहाद्वीप में विस्तार हुआ। तो अब जो नया नगरीकरण प्रारंभ हुआ, इसका जो है एक्सपेंशन कहाँ तक हुआ? थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट हुआ। नगरीकरण के नए चरण को प्रायः भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। इस नए चरण को क्या कहा जाता है? सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं जनपद और महाजनपद। ठीक है, जनपद और महाजनपद का समय फिर हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो जनपद और महाजनपद में तो द्वितीय सहस्राब्दी सामान्य संवत पूर्व यानी सेकेंड मिलेनियम बीसी, ठीक है, के उत्तरार्ध में, ठीक है, सेकेंड मिलेनियम बीसी के उत्तरार्ध में क्या होता है? उत्तर भारत की विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां जो होती हैं वो धीरे धीरे स्वयं को पुनर्संगठित करने लगते हैं। जो क्षेत्रीय ग्रुप्स होते हैं, जो ट्राइब्स हुआ करती थी, हमने देखा जैसे ऋग्वैदिक समय में बहुत सारी ट्राइब्स हुआ करती थी, वो एक दूसरे को संगठित करती हैं। लोग स्वयं को कुलों में और वंशों में संगठित करने लगते हैं। वो ट्राइब्स कम लोग थे, फिर ट्राइब्स कई ट्राइब्स मिलकर से एक संगठन बना। इस तरीके से धीरे धीरे क्या बने? कुल बने या वंश बने, और जो संभवतः समान भाषा और संस्कृति परंपराओं को साझा करते थे। और ये वंश और कुल जो थे वो किस बेसिस पर बने कि वो उनकी संस्कृति एक हुआ करती थी, मतलब एक ही संस्कृति, एक ही भाषा को बोलने वाले अगर 4-5 ट्राइब्स हैं तो वो सारे ट्राइब्स जो है, वो सारी ट्राइबल कम्युनिटीज मिलकर एक हो गई और उन्होंने क्या बनाया? वो बना इनका वंश या कुल। ठीक है, और उनकी क्या सामान्य संस्कृति और भाषाएं हुआ करती थी। प्रत्येक कुल या वंश एक नियत भूभाग से जुड़ गया। ठीक है, अब हर एक कुल का, क्लैन का या जो है लीनेज का एक जो है पर्टिकुलर एरिया हो गया और उसको क्या कहा गया? जनपद कहा गया। ठीक है, जनपद कहा गया। हर एक कुल का और वंश का एक एरिया। पहले क्या होता था यहाँ पे समझिए, तो पहले जो होती थी ट्राइब्स होती थी, ट्राइब्स होती थी। ठीक है, अब जैसे ये ट्राइब 1 है, ये ट्राइब 2 है, ट्राइब 3 है। अब ये क्या शेयर करते हैं? इनका जो है, इनका कॉमन कल्चर है, कॉमन कल्चर लैंग्वेज है। ठीक है, कॉमन कल्चर और लैंग्वेज ये शेयर करते हैं। अब ये मिलकर के क्या बना देंगे? जो कॉमन कल्चर और लैंग्वेज वाले ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये मिलकर के बनाएंगे क्लैन, क्लैन या जिसे हम कहेंगे कुल। ये कुल बनाएंगे और ये जिस एरिया पर रहेंगे, इनका जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? जनपद कहलाएगा। ठीक है, इनका एरिया क्या कहलाएगा? जनपद कहलाएगा। तो इस तरीके से निर्माण होता है जनपदों का। ठीक है, जैसे वैदिक काल में क्या होता था? ट्राइब्स हुआ करती थी,
ट्राइब्स जो है धीरे धीरे करके इकट्ठा होकर के एक कुल या क्लैन बनाने लगी और फिर वो एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करने लगी और धीरे से क्या बन गया, धीरे से बन गया जनपद। ठीक है, और जनपद में क्या होता था, एक राजा या शासक जो है इसे जो है शासित करता था। जनपद में शासन करने वाला क्या होता कहलाता था, राजा। ठीक है, इसी समय फिर राजा आया, जनपद बना और जनपद में क्या होता था, राजा का शासन। ठीक है, तो जनपद में राजा का शासन हुआ करता था। तो संस्कृत में जनपद का क्या अर्थ होता है, जहां जन अपने पग या चरण रखे हों। संस्कृत की अगर हम बात करें, संस्कृत में जनपद शब्द को देखें तो इसका क्या मतलब होता है, जहां जन ने अपने पद रखे हो, अर्थात जहां लोग निवास करने लगे हो, वो क्या कहलाया, जनपद कहलाया। ठीक है, तो आपको समझ में आया किस तरीके से जनपद बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर व्यापार और वाणिज्य के विकास से इन जनपदों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। पहले ट्राइब्स जुड़े, ट्राइब्स जुड़ करके क्या बनी, जनपद बनी। अब क्या हुआ, जब सरप्लस होने लगा धीरे धीरे, तो जैसे कि जनपद 1 था, यहाँ पर जनपद 2, जनपद 3, तो ये सारे जो जनपद है ये जो है आपस में जुड़ने लगे। किस वजह से जुड़ने लगे, क्योंकि वाणिज्य का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, तो ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, अब एक जनपद से दूसरे जनपद में सामान जाने लगा, लोग आवागमन करने लगे, यहाँ पर मैट्रिमोनियल रिलेशन, वैवाहिक संबंध बनने लगे, तो उससे क्या हुआ, आपस में ये जो है जनपद जुड़ने लगे। ठीक है, तो ये क्यों क्यों जुड़ने लगे जनपद, बात करें तो उसके अलावा व्यापार, ठीक है, व्यापार, ये सब कारण बने, व्यापार और वैवाहिक संबंध कारण बने कि जनपद आपस में जुड़ने लग गए। और 8वीं और 7वीं शताब्दी सामान्य संवत ईसा पूर्व तक कुछ प्रारंभिक जनपद मिलकर विशाल राजकीय इकाइयों में परिवर्तित होने, विशाल राजकीय इकाइयां होती थी। ठीक है, ये लार्ज स्टेट यूनिट्स होती थी, विशाल जनपद होते थे। ठीक है, और टोटल कितने महाजनपद इस तरीके से बने, तो टोटल कितने हुए, टोटल हुए 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद टोटल हुए। ठीक है, और ये महाजनपद उत्तर पश्चिम में गंधार से लेकर पूर्व में अंग तक और मध्य भारत में अश्मक, अश्मक कहाँ पर है, अश्मक गोदावरी नदी के निकट स्थित है, अश्मक तक विस्तृत हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे महाजनपद। अब हम महाजनपद जो 16 बने थे, इन 16 के 16 महाजनपदों को और इनकी जो कैपिटल्स है उनको देखेंगे। ठीक है, 16 के 16 महाजनपद और इनकी कैपिटल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला महाजनपद कौन सा आता है, सबसे पहला महाजनपद आता है अंग। और ये अंग महाजनपद कहां पर आज की डेट में है, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दूं। अंग आज की डेट में कहां पर है, आज की डेट की बात करें तो ये बिहार के रीजन में पड़ता है, और बिहार में भी पर्टिकुलरली कहां पर, मुंगेर और भागलपुर बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो ये मुंगेर फिर प्लस भागलपुर, प्रेजेंट बिहार। हिंदी में लिख दो इसको, चलिए हिंदी में लिख देती हूँ। इंग्लिश में मैं इतना तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अपना जो है देख ही लेंगे ना, तो मैं हिंदी में लिख रही हूँ। तो यहाँ पर मुंगेर, मुंगेर प्लस भागलपुर बिहार। आज की डेट का जो बिहार है, वहां का जो मुंगेर और भागलपुर वाला रीजन है, वहां पर पहले क्या होता था, अंग जनपद हुआ करता था। और अंग जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी, चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी क्या थी, राजधानी में दूसरे कलर के पेन से लिख दे रही हूँ, अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, चंपा जो थी अंग की राजधानी थी। दूसरे नंबर पर कौन सा महाजनपद आता है, दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है मगध। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा महाजनपद आता है, दूसरे नंबर पर आता है मगध। और मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ, ये भी आपको याद रखना है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद 16 में से कौन सा था, मगध था। और मगध आज की डेट में कहां पर है, गया प्लस पटना प्लस नालंदा।
आज की डेट का जो है बिहार का, वहां पर मगध था। और मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी हमें जो देखने को मिलती वो थी पाटलिपुत्र या पटना। ठीक है, सबसे पहले थी राजगीर। ठीक है, राजगीर सबसे, इसकी राजधानियां चेंज हुई है मगध की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। राजगीर थी सबसे पहले। उसके बाद कौन सी राजधानी इसकी बनती है? दूसरे नंबर पर फिर पाटलिपुत्र होती है, फिर वैशाली होती है, फिर पाटलिपुत्र होती है। ठीक है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और फिर राजगीर। अब ये जो राजगीर थी राजधानी, वो किसके समय पर थी? बात करें तो राजगीर राजधानी में देखने को मिलती बिंबिसार के समय पर। तो राजगीर के बाद होती है पाटलिपुत्र। और ये किसके समय पर आती है? उदयन। उदयन के समय पर। और फिर वापस से पाटलिपुत्र बन जाती है काल अशोक के समय पर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट महाजनपद था वो कौन सा था? वज्जी था। वज्जी कहां पर है? वैशाली और मुजफ्फरपुर बिहार का जो है वहां पर है वज्जी। वज्जी, और ये भी बिहार में ही पड़ता है। और वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी थी वैशाली। उसके बाद चौथा महाजनपद इंपॉर्टेंट कौन सा है? चौथा इंपॉर्टेंट महाजनपद बात करें तो मल्ल। ठीक है, कौन सा है? मल्ल। और मल्ल की राजधानी क्या थी? मल्ल की राजधानी हमें देखने को मिलती है कुशीनारा और पावा। ठीक है, ये जो थी मल्ल की राजधानी। काशी, और काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? और कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, श्रावस्ती। कौशल में भी था उत्तर कौशल, उत्तर कौशल। उत्तर कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। और दक्षिण कौशल, दक्षिण कौशल की क्या थी? दक्षिण कौशल की राजधानी थी साकेत। ठीक है, दक्षिण कौशल की क्या राजधानी थी? दक्षिण कौशल की राजधानी थी साकेत। उसके बाद नेक्स्ट आता है 7 नंबर पर आता है वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स के बाद था छेदी। छेदी महाजनपद था, और छेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। ठीक है, शक्तिमती जो थी वो छेदी महाजनपद की राजधानी थी। शक्तिमती थी छेदी महाजनपद की राजधानी। उसके अलावा अगला महाजनपद कौन सा है? कुरु। ठीक है, 9वें नंबर पर कौन सा आता है? कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी हमें देखने को मिलती थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। कुरु के बाद आता है पांचाल, और पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। और पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। अहिछत्र जो थी वो थी पांचाल की राजधानी। ठीक है, उसके बाद आता है सुरासेन। ठीक है, सुरासेन महाजनपद।
सॉरी शौरसेन, ठीक है, सुरासेन नहीं है, ये है शौरसेन। शौरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? शौरसेन की राजधानी थी मथुरा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य की राजधानी हमें देखने को मिलती है विराटनगर। मत्स्य के बाद आता है अवंती। और इसकी राजधानी थी, उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिण अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, उत्तर की थी अवंती और दक्षिण की थी महिष्मती। ठीक है, उत्तर की थी अवंती और दक्षिण की थी महिष्मती। नेक्स्ट आता है महाजनपद अवंती के बाद अश्मक। ठीक है, अश्मक आता है 14 नंबर पर आएगा अश्मक। और अश्मक की राजधानी हमें क्या देखने को मिलती है? अश्मक की राजधानी थी पोटन या पाटली। पोटन या पाटली। उसके बाद आता है गांधार। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। मेरी हिंदी की स्पेलिंग कहीं कहीं पर गलत हो सकती है, इसलिए मैं साथ साथ इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ और प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो आप अगर एक बार कहीं हिंदी की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत दिखे तो प्लीज उसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की तैयारी करी है मैंने, तो थोड़ा थोड़ा जो डिफिकल्ट हिंदी के वर्ड होते हैं मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग वहां पर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट कि मेरी हिंदी की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो जाती है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो है सही से लिखूं, कहीं स्पेलिंग मेरी गड़बड़ ना हो। इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी के नोट्स भी अपने साथ में रखती हूँ जिससे स्पेलिंग गलत ना हो, तो प्लीज माइंड मत करिएगा। ओके, और लास्ट महाजनपद 16 नंबर पर आता है, वो कौन सा है? वो है कंबोज। कंबोज, कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? कंबोज महाजनपद की राजधानी थी राजापुर। ठीक है, राजापुर। राजापुर या फिर इसे हम कह सकते हैं, इसकी एक राजधानी का नाम और क्या था? एक और नाम हाटक। राजापुर या हाटक। तो ये थे 16 के 16 महाजनपद और इनकी राजधानियां जो हमने देखी। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे हमने अभी तक देखा कि महाजनपद बने, महाजनपद हमने 16 के 16 देख लिए और एग्जाम में रिपीटेडली आपको एक लिस्ट दे देते हैं और लिस्ट में बगल में एक साइड आपको लिखा रहता है महाजनपद, एक साइड लिखी रहती है राजधानी। तो आपको ये पूरी लिस्ट जो है अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अधिकांश नगर जो थे वो विशाल और सुदृढ़ जो है प्राचीन किलों से युक्त थे, जिनके बाहर जो है सुरक्षा हेतु एक गहरी परिखा खाई बनाई जाती थी। तो ये महाजनपदों की जो खासियत थी वो क्या थी कि ये जो लार्ज और स्ट्रॉन्ग रैम्पेंट यानी फोल्ड्स बनते थे आउटसाइड, और उसके बाहर क्या होता था? एक जो है खाई टाइप की होती थी कि कोई एंटर ना कर पाए। प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपराएं अगर हम बात करें, अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो था, तो प्रत्येक जनपद में एक सभा या परिषद होता था। तो प्रत्येक जनपद में क्या होता था? एक सभा या परिषद होती थी, जिसे सभा या समिति कहा जाता था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा सभा और समिति, वैदिक काल की जो हमने बात करी थी, तो सभा क्या होती थी? कम लोगों की होती थी, समिति ज्यादा लोगों की होती थी। समिति यानी काउंसिल होती थी। सभा में कुछ जो है बुजुर्ग, कुछ कुलीन लोग हुआ करते थे जो न्याय व्यवस्था देखते थे, बाकी के डिसीजन लेते थे। और वही समिति में जो है पूरी जो ट्राइब होती थी वो इंक्लूडेड होती थी, वो मिल करके राजा का चुनाव करती थी। तो ये सब हमने देखा था सभा समिति में। तो उसी तरीके से जनपद में भी यही परंपरा चलती रही और प्रत्येक जनपद में एक सभा या परिषद होती थी जिसे सभा या समिति कहा जाता था, और इस परिषद में कुल से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श होता था। ठीक है,
तो यहाँ पर जो प्लान होती थी उससे रिलेटेड जो मैटर होते थे वो डिस्कस होते थे। संभावना है कि इन सभाओं के अधिकांश सदस्य जो है वो कुल के वरिष्ठ जन हुआ करते थे। एक सदाचारी राजा वह माना जाता था जो मंत्रियों, प्रशासकों और सभा समिति के परामर्श से निर्णय लेता था। तो जैसे आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसी तरीके से मंत्री परिषद हुआ करती थी, और राजा जो समय था वो मंत्रीगणों से निष्कर्ष करके ही डिसीजन लेता था। ठीक है, यदि कोई राजा अयोग्य होता था तो सभा द्वारा उसे पदच्युत भी किया जा सकता था। ठीक है, डिथ्रोन भी किया जा सकता था। और कुछ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है, कुछ जनपदों में कैसी प्रणाली थी? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यानी कि रिपब्लिकन स्टेट थे। कौन कौन से थे, चलिए ये देख लेते हैं कौन कौन से जो महाजनपद थे जिनमें राजतंत्रात्मक गणतंत्र थे कुछ। ठीक है, गणतंत्र आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में गणतंत्र पूछते हैं। कुछ ऐसे जनपद थे जिनमें थी गणतंत्र व्यवस्था, कुछ रिपब्लिकन स्टेट थे। ठीक है, गणतंत्र व्यवस्था यानी कि रिपब्लिकन स्टेट। और रिपब्लिकन स्टेट वाले कौन से महाजनपद थे? तो सबसे पहले जो था वो था वज्जी। ठीक है, वज्जी, मल्ल, कुरु। कौन कौन से थे? वज्जी, मल्ल, कुरु। इसके अलावा और कौन सा था? वज्जी, मल्ल, कुरु, कंबोज, शाक्य। ठीक है, कंबोज, शाक्य। ठीक है, कंबोज था, शाक्य था, और कौन सा था? और शाक्य की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु। शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी शाक्य की। उसके अलावा कौन सा था? कोलिया था। ठीक है, कोलियास था, और मौर्या भी था। ठीक है, मौर्या ठीक है, मौर्या भी था। और मौर्या की राजधानी क्या थी? पिपलीवन जो थी वो थी मौर्या की राजधानी। तो ये कुछ जो है मेंशन करें। वज्जी मल महाजनपदों में गणतंत्रात्मक प्रणाली मौजूद थी। यहाँ सभा व समिति को अधिक शक्तियां प्राप्त थी। तो वज्जी मल, इसके अलावा कौन कौन सा? कुरु, कंबोज, शाक्य, मौर्या, ये सारे नाम भी आपको याद रखना। वज्जी और मल महाजनपदों में गणतंत्रात्मक प्रणाली मौजूद थी जहाँ सभा अथवा समिति को अधिक शक्तियां प्राप्त थी तथा सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श और मतदान द्वारा निर्णय लिए जाते थे। महाजनपदों में राजा का चयन भी सभा अथवा समिति द्वारा किया जाता था, और ये विश्व की सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक प्रणालियों में से एक है। तो वज्जी और मल्ल जो है विश्व की सर्वप्रथम जो गणतंत्रात्मक प्रणालियां उनमें से एक मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैप पर सारे महाजनपद दिए हैं। एक बार हम सारे महाजनपद देखेंगे और उनकी राजधानियां यहाँ पर मेंशन है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपको याद रखने में, एरिया आप बेसिकली आपको याद रखने में जो है आसानी होगी। जैसे कि कुरु किस एरिया में था? यहाँ दिल्ली वाले एरिया में। और यहाँ कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। फिर पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। ठीक है, और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा, और वैशाली की थी वज्जी, और वज्जी की थी राजधानी वैशाली, और मगध की थी राजगृह, अंग की थी चंपा, और कौशाम्बी की थी वत्स की थी कौशाम्बी, और काशी की थी वाराणसी। ठीक है, चेदित की थी त्रिपुरी, और शूरसेन की थी मथुरा, और मत्स्य की थी विराटनगर, और अवंती की थी उज्जैनी। तो यहाँ पर सारे महाजनपद और उनकी राजधानियां यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, फिर कुछ अन्य नवीन प्रयोगों की अगर हम बात करें तो इस द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में लौह धातुकर्म, अब यहाँ पर क्या हो गया था? आयरन का यूज शुरू हो गया था। ठीक है, आयरन का यूज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब धीरे धीरे करके आयरन का यूज, पहले किसका? चैल्कोलिथिक पीरियड आया, कॉपर का यूज होता था, और अब क्या है? आयरन का यूज भी, लोहे का यूज भी शुरू हो गया था। तो इस द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में लौह धातुकर्म की तकनीक का प्रयोग महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड अर्बनाइजेशन में क्या होता है? मेटलर्जी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है जिसमें आयरन का यूज होता है। द्वितीय सहस्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के अंत तक लोहे के उपकरण कृषि में प्रयुक्त होने लगे थे। तो सेकेंड मिलेनियल बीसी के एंड तक क्या हुआ था? लोहे के उपकरणों से खेती की जाने लगी थी, हथियार बनने लगे थे। हथियार कैसे? तलवार, भाले, तीर, ढाल इत्यादि कांसे की तुलना में, ये जो है ब्रॉन्ज की तुलना में क्या होते थे? ये हल्के होते थे, तीव्र होते थे, और प्रभावशाली भी होते थे।
इस काल में युद्धों के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। जैसे जैसे हथियार डेवलप होंगे वैसे वैसे क्या होगा, युद्धों का भी प्रमाण मिलेगा। विभिन्न महाजनपदों के मध्य हुए थे युद्ध, और इन युद्धों और कभी कभी होने वाले गठबंधनों के कारण नए राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जैसे 16 जनपद बने थे, फिर वो युद्धों की वजह से टूटने लगे, जुड़ने लगे आपस में, नए जनपद नए साम्राज्य निकल करके आने लगे। और मगध इतना शक्तिशाली लोकेशन ऐसी थी कि वहां पर लोहे के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र डेवलप हो सके, और क्योंकि जिसके पास अस्त्र शस्त्र होंगे वही जीतेगा, तो मगध जनपद जो है वो हर वॉर में जीता और सबको अपना कैप्चर करता चला और एक बहुत शक्तिशाली महाजनपद बना। फिर धीरे से वो बहुत बड़ा सा साम्राज्य बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से मगध जो है तो व्यापार का, पहले क्या होता था, बार्टर ट्रेड होता था। बार्टर ट्रेड में कि अगर मुझे चीनी चाहिए, अगले को गेहूं चाहिए, तो मैं एक बोरा चीनी लेकर के उसे एक बोरा गेहूं दे दूंगी। लेकिन जब व्यापार चलते थे चांदी के चलते थे, आज की डेट में चांदी के सिक्के चलाए ही नहीं जा सकते, चांदी छोड़िए कॉपर के सिक्के तक नहीं चलाए जा सकते। उस समय में कैसे सिक्के चलते थे, चांदी के, उसके बाद सोने के सिक्के भी आएंगे। कुषाण शासक जब आएंगे वो सोने के सिक्के भी चलाएंगे। तो इंडिया कितना प्रॉस्परस था उस समय का, आप सोच के देखिए एक बार। इसमें प्रतीकों या चिन्हों को आहत करके अंकित किया जाता था। इन्हें पंच मार्क कॉइन कहते थे। क्या कॉइन कहते थे इनको, क्या नाम था इनका, आहत कॉइन, या फिर इन्हें कहते हैं पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, पंच बना दिया। तो उसी टाइप से स्टैम्प टाइप की चीज से उनको ऐसे ठोक करके मारा जाता था, जिनपे उस पर वो डिजाइन उकर आती थी। ठीक है, तो आकृति जो है वो बन के उभर आती थी सिक्कों पर, तो इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। और कालांतर में तांबा, सोना तथा अन्य धातुओं के भी सिक्के फिर बनने लगे। लेकिन इनिशियली सिक्के किसके बने थे, चांदी के सिक्के बने थे। प्रत्येक महाजनपद अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी करे। नेपाल में भी रुपया चलता है, तो वही सिचुएशन थी कि नेबरिंग जो स्टेट थे उनकी करेंसी भी चल जाया करती थी। ठीक है, फिर वर्ण जाति व्यवस्था और ज्यादा जो है वो बढ़ती चली गई। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर डिपेंडेंट थी, वो ऑक्यूपेशन पर, वो व्यवसाय पर डिपेंडेंट थी। और अब धीरे से क्या हुआ, जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया तो वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित हो गई, और फिर वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती चली गई। तो सभ्यता के उदय के साथ शिल्पकला इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग समूह होते थे। भारतीय समाज दो प्रकार की व्यवस्थाओं में संगठित था। पहला वर्ग था जाति। भारतीय समाज क्या था, दो तरीके की व्यवस्थाएं थी। एक पहली व्यवस्था थी जाति। जाति एक ऐसा समुदाय या समूह था जिसके सदस्य किसी विशेष पेशे या जीविका से जुड़े होते थे। ये कब की बात हो रही, ऋग्वैदिक टाइम की। जैसे कृषि, धातुकर्म, वाणिज्य या किसी हस्तकला में दक्षता। ठीक है, पहले पेशे पर आधारित थी। प्राय एक जाति के भीतर और भी उपजातियां होती थी। अपने रीति रिवाज, विवाह के नियम, धार्मिक अनुष्ठान या भोजन की परंपराएं उनकी अलग अलग हुआ करती थी। आज की डेट में भी यही होता है, जो जातियां हैं, अलग अलग कास्ट में, कम्युनिटीज में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग प्रथाएं होती हैं। दूसरी श्रेणी में वर्ण व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, दो तरीके की सामाजिक व्यवस्थाएं थी जो वैदिक ग्रंथों से उद्गत एक अवधारणा थी। चार प्रकार के वर्ण माने जाते थे। ब्राह्मण जो ज्ञान को सुरक्षित रखने वाला था, प्रचार प्रसार करने वाला था, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य करने में लगे रहते थे, ब्राह्मण थे। देन क्षत्रिय आते थे जिनका कार्य समाज और देश की रक्षा करना होता था। देन वैश्य आते थे, समाज की समृद्धि बढ़ाना, व्यापार करने के लिए आते थे। और शूद्र जो थे, जो शिल्प कला करते थे, निर्माण करते थे, सेवा के कार्यों में संलग्न होते थे। ठीक है, तो जो शुरुआत में वर्ण व्यवस्था बनी थी उसमें क्या था कि जो उसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था थी, वैदिक टाइम की बात करें तो एक ही परिवार का कोई सदस्य मोची हो सकता था, कोई कृषक हो सकता था, और कोई जो है नाई हो सकता था, और कोई ब्राह्मण भी हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ कि एक ही व्यवसाय एक परिवार कर सकता था, वो उनकी जाति बन गई। और वो जो जाति थी, जो काम का उनका स्तर था, उसको क्या कर दिया गया, वर्णों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो अगर हम देखें सामाजिक व्यवस्था, तो एक हम देखेंगे कैटेगराइजेशन, सबसे पहले जाति व्यवस्था, और दूसरा होगा वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था हम देखेंगे। वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है चार वर्ण थे। और जाति व्यवस्था,
जाति व्यवस्था क्या हुई कि एक वर्ण के अंदर कई जातियां आई और फिर जो है जातियों के अंदर भी कई उपजातियां, इस तरीके से वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था धीरे धीरे बनी। और उस समय समाज कितनी सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी उनमें डिवाइडेड था, तो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दो व्यवस्थाएं थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो है वर्ण थे। ठीक है, प्रारंभिक काल में व्यक्ति और समुदाय अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवसाय को बदल लेते थे और यह जटिल प्रणाली कब हुई? पहले तो जो है अपना व्यवसाय बदला जा सकता था अपनी जाति के अनुसार, लेकिन बाद में और जटिल प्रणाली आ गई, भारतीय समाज में रचना में सहायक रही, जो समाज की गतिविधि विशेषता आर्थिक गतिविधियों को संगठित करने में उपयोगी रही और इसने समाज के कुछ हद तक स्थिरता प्रदान करी। तो एक तरीके से कहें तो समाज स्थिर हो गया, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, वो बहुत ज्यादा जटिल हो गई, अपेक्षाकृत भिन्न थी, विशेष रूप से बहुत ज्यादा लचीली थी। लेकिन समय के साथ विशेषता ब्रिटिश शासन काल में यह अत्यधिक कठोर हो गई। तो जो है ब्रिटिश काल में, जो अभी हम आज की डेट में देखते हैं, जो हमें ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, वो और ज्यादा जटिल किस काल में देखने को मिलता था? हमें ब्रिटिश रूल से ये शुरुआत हमें देखने को मिलती है। कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से आया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखना कि कास्ट शब्द कहाँ से आया है। ये कास्ट शब्द आया है पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली यात्री भारत आते हैं तो उन्होंने भारत की सामाजिक संरचना को समझने के लिए इसका पहली बार प्रयोग किया था। कुछ विद्वान कास्ट का प्रयोग वर्ण के संदर्भ में करते हैं, जबकि अधिकांश इसे जातियों के लिए उपयुक्त मानते हैं। तो दूसरे विद्वान कास्ट शब्द का जो प्रयोग है संपूर्ण वर्ण जाति व्यवस्था को इंगित करने के लिए भी करते हैं। लेकिन आपको पॉइंट याद रखना है, 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत आते हैं तो वो पहली बार जो है वर्ण व्यवस्था को इंगित करने के लिए कास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। और पुर्तगाली शब्द आया है, कास्ट शब्द आया है पुर्तगाली भाषा के कास्टा से। ठीक है, फिर भारत में अन्य भागों में विकास अगर हम देखेंगे तो हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट पार्ट का विकास। अब अन्य भागों में कैसा विकास हम देखें तो प्रथम सहस्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में व्यापार, तीर्थ यात्रा और सैन्य अभियान आदि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संचार मार्ग जो है विकसित होते हैं। उत्तर पथ, दक्षिण पथ विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे, जिनका उल्लेख साहित्य में मिलता है। उत्तर पथ नॉर्थ और दक्षिण पथ साउथ, इनका जो है हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल प्राचीन जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है, प्राचीन साहित्यों में। उत्तर पथ मार्ग उत्तर पश्चिम क्षेत्र में से गंगा के मैदानों तक और वहां से जो है पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था। उत्तर पश्चिम मार्ग कहां से कहां तक फैला था? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मार्ग गंगा के मैदान से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था। और दक्षिण पथ मार्ग कौशाम्बी प्रयागराज से प्रारंभ होकर विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करके दक्षिण भारत की ओर जाता था। तो कहां से प्रारंभ होता था? क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए याद रखना है, दक्षिण पथ जो था वो प्रारंभ होता था कौशाम्बी से और कहां तक जाता था? विंध्य पर्वत तक जाता था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को जोड़ने के लिए भी अनेक मार्गों का विकास इसी काल में हमें देखने को मिलता है। फिर शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ कहाँ है? आज के डेट की बात करें तो वर्तमान में भुवनेश्वर उड़ीसा में है शिशुपालगढ़, जो कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी, एक प्रमुख नगर था। तो शिशुपालगढ़ एक प्रमुख नगर था, वो कलिंग क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण क्षेत्रों में नगर निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती? 400 सामान्य संवत पूर्व के आसपास शुरू होती। तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण वाले एरिया में सिटी बिल्डिंग जो है कब शुरू होती? 400 BC में शुरू होती है। इसी कालखंड में दक्षिण भारत में 3 मुख्य राज्य चोल, चेर और पांड्यों का उदय होता है। ठीक है, तो साउथ में 400 BC के अराउंड जो है सिटीज डेवलपमेंट शुरू होता है और उसी समय पर चोल, चेर और पांड्य का उदय होता है। प्राचीनतम तमिल साहित्य में भी इन राज्यों और राजाओं का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। दक्षिण क्षेत्र बहुमूल्य तथा अर्ध बहुमूल्य रत्नों, साउथ में हमें क्या पाया जाता है? बहुत सारे जो है प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड जो है, स्पाइसेस, ये सब मिलती हैं और ये किंगडम जो है प्रॉफिटेबल रहे फॉरेन ट्रेड के लिए। तो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो हमें वहां पर बहुत सारी स्पाइसेस देखने को मिलती है, स्पाइस गार्डन्स हैं, टी गार्डन्स हैं, साथ ही साथ बहुत सारे हमें जो है मेटल्स मिलते हैं, जैसे सोना हो गया, डायमंड हो गया। तो बहुमूल्य रत्न हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये एरिया जो था इसने अट्रैक्ट किया फॉरेन ट्रेड को। आपको पता होगा सबसे पहले पुर्तगाली में से कौन आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है और क्या करता है? ये कैलिकट में आता है। ठीक है, और स्पाइस ट्रेड की आता है, कैलिकट में ये आता है। तो साउथ में ही जो है ट्रेड सबसे पहले शुरू होता है। ऑलराइट, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार किया जाता था। कहाँ तक व्यापार होता था? पहले सेंट्रल एशिया तक और साउथ ईस्ट एशिया तक व्यापार हमें देखने को मिलता है।
ईरोड के निकट कोडुमनाल तमिलनाडु में शंख तथा रत्न उद्योग विकसित था। ठीक है, तो कहां पर? ईरोड के निकट कहां पर? कोडुमनाल में शेल और जेम इंडस्ट्री थी। तो क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। इसी समय महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब जैसे जैसे धीरे धीरे जो ट्रेड बढ़ने लगा, साम्राज्य बनने लगे, शहर बनने लगे, फिर महाजनपद भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। और कब की बात हो रही है? अराउंड 400 बीसी अराउंड के बात हो रही है। ठीक है, कब की? 400 बीसी के बाद जो है नए नए साम्राज्य विकसित हुए, तो इसी के बाद से हमें जो है महाजनपदों का डिक्लाइन देखने को मिलने लगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा सेकेंड चैप्टर आता है राइज ऑफ द एम्पायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौटिल्य का अगेन एक स्टेटमेंट दिया हुआ, जन विहीन देश नहीं हो सकता और देश विहीन राज्य नहीं हो सकता। तो ये किसका स्टेटमेंट है? कौटिल्य का है। कभी कभी स्टेटमेंट देकर के भी पूछ लेता है किसने कहा है, तो क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर कैन नॉट बी अ कंट्री विदाउट पीपल एंड देयर कैन नॉट बी अ स्टेट विदाउट अ नेशन। ये किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा। कुछ शब्दावलियां देखेंगे हम। अधीन, अधीन यानी वसल। वसल क्या होते थे? तो अधीन वह शासक या राज्य होता था, वसल वो रूलर या स्टेट होता था जिसके सम्राट के समक्ष समर्पण कर दिया हो। ठीक है, वो जिसने सम्राट के एक सम्राट है और किसी राज्य का राजा है, उसने अगर किसी बड़े सम्राट के समक्ष समर्पण कर दिया है, उसके अधीन हो गया है, तो वसल या अधीन कहलाएगा। ये राजा या राज्य सम्राट के भेंट स्वरूप मुद्रा, स्वर्ण, अनाज, पशु, हाथी अपने राज्य में उत्पन्न होने वाली यानी बहुमूल्य वस्तुएं देते थे। ये भेंटें उनके समर्पण, निष्ठा और सम्मान का प्रतीक हुआ करती थी। तो ये जो वसल होते थे, जो अधीन होते थे, ये क्या करते थे? जो सम्राट होता था उसको बहुत सारी भेंटें दिया करते थे। और ये भेंटें क्या दर्शाती थी? ये दर्शाती थी उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण, उनकी लॉयल्टी और उनका जो है सम्राट के प्रति सम्मान। फिर भावी पीढ़ियां कौन होती थी? आने वाली पीढ़ियां, फ्यूचर जनरेशन। सूत्र, सूत्र क्या होते थे? सूत्र ऐसे संक्षिप्त या सुव्यवस्थित वाक्यांश होते हैं जिन्हें ज्ञान और महत्वपूर्ण विचारों का इस प्रकार संचय किया होता है कि उनका सहजता से स्मरण किया जा सके तथा अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। तो सूत्र, फॉर्मूलाज। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसको बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत है। सूत्र हम सबको पता है, गणित में सूत्र होते हैं और हमारे जो लैंग्वेज उसमें भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे कि आप संधि की बात कर लें, संधि में फॉर्मूला होते हैं। तो सूत्र ऐसे होते हैं जो कि अपने विचारों को एक जो है वाक्यांश के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पहुंचाया जा सके। शिलालेख, शिलालेख क्या होता है? शिल मतलब पत्थर। ठीक है, इंस्क्रिप्शन। तो वर्तमान संदर्भ में एक राजा या अधिकारी द्वारा जनहित के लिए निर्देशित एक आधिकारिक घोषणा। तो शिलालेख क्या होते थे? उस समय चट्टानों पर, पिलर्स पर जो है खुदवाए जाते थे राजा के आदेश, घोषणा पत्र, उन्हें क्या कहते थे? इंस्क्रिप्शन या शिलालेख कहते थे। दूत क्या होता था? एनवॉय क्या होता था? तो प्राय कूटनीतिक प्रकृति के विशेष कार्य के लिए भेजा गया व्यक्ति। तो ए पर्सन सेंट फॉर अ स्पेशल टास्क ऑफन ऑफर डिप्लोमेटिक नेचर। जो आज की डेट में अलग अलग देशों के जो है मंत्री या सेक्रेटरीज जो आते हैं, डिप्लोमेट्स जो आते हैं, उसी तरीके से उस समय भी इनवॉइस भेजे जाते थे, दूत भेजे जाते थे। फिर साम्राज्य क्या होता था? एम्पायर या साम्राज्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इम्पेरियम शब्द से हुई जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। कास्ट कहाँ से आया है? पुर्तगाली भाषा से आया है। और साम्राज्य या एम्पायर कहाँ से आया है? ये लैटिन भाषा के इम्पोरियम से आया है जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों अथवा क्षेत्रों का एक संघ होता था। छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे राज्य मिल करके एक साम्राज्य बनाते थे। जैसे कि आज बहुत सारे स्टेट मिलकर के एक देश बनाते हैं, उसी तरीके से छोटे छोटे राज्य मिलकर एक साम्राज्य बनाते थे। और ये छोटे छोटे राज्यों को जीत करके उन पर एक शक्तिशाली शासक या शासन समूह शासन करता। अब जैसे मगध की हम बात करें, मगध जनपद ने आसपास के राज्यों को हड़पा, उनको जीता और फिर उनको जो है अपने साम्राज्य में ले लिया। यद्यपि इन छोटे क्षेत्रों में अपने अपने राज्य राजा होते थे, किंतु वे सभी सम्राट के अधीन होते थे, वसल होते थे। सम्राट अपनी राजधानी से जो सामान्यतः आर्थिक या प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी, संपूर्ण साम्राज्य का शासन चलाता था। ठीक है, तो राजधानी से पूरे साम्राज्य का शासन चला करता था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर साम्राज्य की विशेषताएं क्या होती थी? तो अधीन जो होते थे, वसल जो होते थे, राज्यों और राजाओं पर नियंत्रण, साम्राज्य विस्तार या बाह्य आक्रमणों से रक्षा हेतु सेना रखना। तो क्या होता था? जो सम्राट होता था, जो पूरे साम्राज्य के अधिकार करता था, वो जो उसके वसल होते थे, जो अधीन होते थे, उन पर नियंत्रण रखता था।
साम्राज्य विस्तार और बाह्य आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा करता था। शासन संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र का निर्माण और संचालन, क्षेत्रों के प्रबंधन, कर संग्रह, विधि व्यवस्था बनाए रखने इत्यादि के अधिकारियों की नियुक्ति। तो क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है अधिकारी हुआ करते थे, ऑफिसर्स हुआ करते थे। उनका काम क्या था, शासन संचालन करना और क्षेत्र का प्रबंधन करना, कर संग्रह करना, विधि व्यवस्था बनाए रखना और इत्यादि इनके जो है काम होते थे। तो बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे। तो बेसिकली यहाँ पर ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे। और विधि निर्माण, ठीक है, लेजिस्लेशन, मुद्रा निर्गत, करेंसी इशुएंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट, माप तोल की मानक प्रणाली की स्थापना, व्यापार का नियमन, ये सब करता था साम्राज्य। ठीक है, संसाधन जैसे खनिज, वन, कृषि उत्पाद, जनशक्ति का नियंत्रण और उनका विनियमन, जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है हमारे फ्यूल वगैरह, उसी तरीके से उस समय संसाधन कौन देखता था, उस समय साम्राज्य जो है वो संसाधन देखता था। कला, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान केंद्रों को प्रोत्साहन देता था, साम्राज्य में दिया जाता था। संचार तंत्र जैसे राजमार्ग, नदी, नौवहन और अन्य लोक हितकारी संरचनाओं का निर्माण हुआ करता था, जिससे प्रशासन, व्यापार और जन कल्याण सुचारू रूप से चल सके। साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हुआ करते थे। साम्राज्य की सीमाओं पर दुर्गयुक्त नगर बस्तियां बनाए जाते थे। ठीक है, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए क्या होते थे, फोर्टिफाइड जो है सिटीज बनाए जाते थे कि साम्राज्य तक जो है बाहरी सेना ना आक्रमण कर सके, उसको पहले ही रोक दिया जाए। साम्राज्य विस्तार हेतु कोई राज्य सर्वप्रथम अपने सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण करके उन्हें विजित करने का प्रयास करता था। और शासक नदियों तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, क्योंकि इन्हें मूल्यवान संसाधनों पर अधिकार के साथ साथ व्यापार के कर राजस्व प्राप्त होता था। जब अनेक लघु राज्यों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष होता था, तब जिस राज्य के पास प्रबल सैन्य बल और अधिशेष संसाधन होते थे, वह अंततः सार्वभौम अधिपति बनता था। ठीक है, तो जब जिसके पास सबसे ज्यादा संसाधन होते थे वो जीत जाता था। और इसमें एग्जाम्पल आता है मगध महाजनपद का। ठीक है, फिर व्यापार, व्यापारिक मार्ग और श्रेणियां। श्रेणी क्या होती थी, गिल्ड्स क्या होते थे, तो जो व्यापारियों का ग्रुप होता था उसको कहते थे श्रेणी। व्यापारियों के ग्रुप को क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे। तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने और विविधता हेतु व्यापारिक मार्गों की स्थापना और नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता था। इससे उत्पादकों की आय और शासकों के राजस्व में वृद्धि होती थी। प्राचीन भारत में वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, कृषि उत्पाद, रत्न, हस्तशिल्प और विविध पशु प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। तो प्राचीन भारत में किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, तो वस्त्र का व्यापार होता था, सुगंधित पदार्थ यानी इत्र वगैरह का व्यापार होता था, कृषि उत्पाद, रत्न, हस्तशिल्प, इन सबका व्यापार हुआ करता था। स्थल मार्ग और जल मार्ग से दूरस्थ देशों तक व्यापार किया जाता था। कौन कौन से मोड थे ट्रांसपोर्ट के, तो स्थल मार्ग यानी रोड ट्रांसपोर्ट और हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट था वो तरीका हुआ करता था, जिससे व्यापार होता था। अधिक लाभ के लिए सामूहिक व्यापार को प्रोत्साहन मिला, जिससे श्रेणियों का विकास हुआ। अधिक व्यापार के लिए सामूहिक, अब लोग जो है ग्रुप में जाकर के ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और उस जो ट्रेडर्स का ग्रुप रहता है उसको क्या कहते हैं, गिल्ड्स या श्रेणी कहते हैं। फिर श्रेणियां जो थी वो व्यापारियों, शिल्पकारों, साहूकारों और कृषकों के प्रभावशाली संगठन होते थे। तो ये कौन कौन से लोगों के संगठन होते थे, व्यापारी होते थे, उसमें शिल्पकार होते थे, शिल्पकार अपना शिल्प का सामान बना करके बेचने जाते थे, व्यापारी होते थे, कृषक जो है अपना जो उपज होती थी उसको लेकर के बेचने जाते थे, साहूकार होते थे। तो इन सबकी श्रेणियों में जो है मतलब ग्रुप जो हुआ करता था उनमें सब होते थे। श्रेणियों को अपने आंतरिक नियमों का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। जो श्रेणी होती थी, जो ग्रुप्स होते थे, वो जो है उनको ऑटोनॉमी थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, आज की डेट का वर्ड है ऑटोनॉमी। उनको अपने खुद के नियम कानून बनाने की स्वतंत्रता थी। कोई भी प्रबुद्ध शासक तभी श्रेष्ठ कहलाता था। अगर कोई स्टेट है वो अपना ठीक ठाक काम चला रहा है तो वहां पर जाकर के आप जबरदस्ती प्रेसिडेंस रूल नहीं लगा सकते। उसी तरीके से उस समय भी अगर कोई भी श्रेणी अपना ठीक ठाक से काम कर रही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं चल रही है, तो उसमें जो है साम्राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, उन्हें ऑटोनॉमी देगा, उन्हें स्वायत्तता से काम करने देगा। ठीक है, और ये जो हमारा जो है पूरा यहाँ पर उत्तर पथ, दक्षिण पथ दिया हुआ है। तो उत्तर पथ की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ तक्षशिला है उत्तर पथ में, फिर हस्तिनापुर उत्तर पथ में आता था, फिर श्रावस्ती आता था, वैशाली आता था, काशी आता था, राजगुरी आता था, मथुरा आता था, और यहाँ पर ताम्रलिप्ति तक ये कनेक्टेड था। फिर शिबिपुर भी आता था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो पूछ सकते हैं। तो आपको एक बार याद रखना है, एक बार देखना है कि कौन कौन से जो है यहाँ पर
आपके जनपद वगैरह थे वो सब आते थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें दक्षिण पथ की, तो दक्षिण पथ में आता था उज्जैनी, कौशाम्बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कौन सा उत्तर पथ में आता था, कौन सा दक्षिण पथ में आता था, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो इसलिए पूछा जा सकता है। फिर मगध का उदय। अब हमने देख लिया कि किस तरीके से महाजनपद बने, किस तरीके से साम्राज्य बने। अब हम देखेंगे मगध का उदय, फिर हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मगध का उदय, मगध एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा और कई राज्यों का विलय करके भारत में सर्वप्रथम साम्राज्य की नींव का आधार बना। तो मगध ने बहुत सारे जो है जो जनपद थे उनको अपने में मर्ज करने का काम किया। मगध ने बहुत सारे जनपदों को अपने में मर्ज किया और फिर वो एक साम्राज्य बन करके उभरा। ठीक है। प्रारंभिक शक्तिशाली राजाओं में कौन कौन था? अजात शत्रु का नाम उल्लेखित है, जिसमें मगध को शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगर हम बात करें तो मगध ने किसको किसको अपने में विलय किया, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मगध में विलय, ठीक है। मगध में किसका किसका विलय हुआ? तो सबसे पहले अंग का विलय हुआ सबसे पहले। सबसे पहले अंग महाजनपद का विलय हुआ। उसके बाद किसका विलय होता है? उसके बाद होता है कौशल महाजनपद का विलय। तो अंग महाजनपद का विलय जो है किसने किया था? अंग महाजनपद का विलय किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार करता है अंग महाजनपद का विलय। और कौशल महाजनपद का विलय कौन करता है? अजात शत्रु। उसके बाद वज्जी या वैशाली, ठीक है। वज्जी संघ का विलय कौन करता है? वज्जी संघ का विलय जो है अजात शत्रु करता है लिच्छवियों को हराकर। लिच्छवियों को हरा करके अजातशत्रु जो है वज्जी को अपने में विलय करता है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा एक और महाजनपद था जिसका विलय हुआ था? अवंती, ठीक है। चौथा था अवंती। और अवंती किसके समय में होता है? शिशुनाग के समय में। शिशुनाग करता है अवंती का विलय। और ठीक है, ये 4 महाजनपद थे जिनका विलय जो है मगध जनपद में हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो अब यहाँ देखते हैं मगध साम्राज्य के उदय प्रसार के जो प्रमुख कारण थे उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले अधिशेष यानी सरप्लस फूड प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल थी, यहाँ का जो लैंड था वो इतना फर्टाइल था कि बहुत ज्यादा उत्पादन होता था वहां पर खाद्य पदार्थों का। तो यहाँ से जो है उत्पादन अच्छा हुआ, सरप्लस हुआ। तो लोगों को कला और शिल्प की ओर उन्मुख होने का अवसर प्रदान करा, यानी इतना उनके पास हुआ करता था कि वो कला और शिल्प की तरफ जो है इंगेज हो सके। फिर गंगा और सोन नदियों से व्यापार को भौगोलिक लाभ मिला, तो उनके पास व्यापार करने के लिए नदी का मार्ग भी था। कौन कौन सी नदियां थी? यहाँ पर मगध और सोन नदियों का मार्ग यहाँ पर था, क्योंकि इनका उपयोग यातायात के लिए किया जा सकता था। 2 नदियां थी, नेविगेबल थी। और लोहे के हल द्वारा भूमि की जुताई शुरू हो गई थी और उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो गई थी। हल्के व तेज धार वाले लोहे के शस्त्रों ने सेना की युद्ध क्षमता को अधिक सशक्त बना दिया था। तो गंगा का उपजाऊ मैदान, प्रचुर मात्रा में इमारती लकड़ी की उपलब्धता, वनों में हाथियों की उपलब्धता, निकट के पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त लौह संसाधन और बहुत लौह धातु का उपयोग कृषि और युद्ध कलाओं में, ये सब क्या थे? कारण थे, ठीक है। फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स, abundant availability of timber, availability of elephants, iron resources obtained from the nearby mountainous region, iron was used in agriculture। तो बुद्ध और महावीर दोनों ही मगध सम्राट अजातशत्रु के समकालीन थे। अब ये क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही किसके समकालीन थे? तो मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु के समकालीन थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर फलते फूलते व्यापार ने राज्य की आय में वृद्धि कर दी, ठीक है। व्यापार बढ़ा तो आय में वृद्धि हुई। 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के लगभग
महापद्म नंद मगध के प्रमुखता से उभरे और उन्होंने नंद वंश की स्थापना करी। ठीक है, सबसे पहले आया नंद वंश, कहाँ पर 5वीं शताब्दी सामान्य संवत ईसा पूर्व में। छोटे छोटे राज्यों को सफलतापूर्वक संगठित करा और अपने साम्राज्य का विस्तार करा। कहाँ कहाँ, उत्तर और पूर्वी भारत में। महापद्म नंद ने समृद्ध अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक शक्ति के प्रदर्शन हेतु सिक्कों का प्रचलन भी आरंभ करा। तो महापद्म नंद ने क्या किया, सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया। ग्रीक विवरणों से यह भी पता चलता है कि नंद वंश के पास विशाल सेना हुआ करती थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद था, जो प्रजा के उत्पीड़न व शोषण का कारण अत्यंत अलोकप्रिय हो गया था। और फिर धनानंद को कौन गद्दी से हटाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से, कौटिल्य या इनका और दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से। ठीक है, और फिर कौन सी डायनेस्टी आती है, मौर्य डायनेस्टी आती है। तो प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणचार्य पाणिनि, ठीक है, पाणिनि जो है उन्होंने क्या लिखा था, संस्कृत ग्रामर लिखी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। का समय भी 5वीं शताब्दी सामान्य संवत ईसा पूर्व। इनका समय क्या, 5वीं शताब्दी सामान्य संवत ईसा पूर्व का है, जब नंद वंश था। ठीक है, तो ये पाणिनि का समय क्या है, नंद डायनेस्टी के टाइम पर। ठीक है, नंद डायनेस्टी के टाइम पर थी। और उन्होंने प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना करी। अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी है संस्कृत ग्रामर की किताब, जिसमें 3996 सूत्रों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण के नियमों को संकलित किया गया है। कितने सूत्र हैं, 3996 सूत्र हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपी पीसीएस की आदत इस तरीके के क्वेश्चन पूछने के, स्टेटमेंट्स बनाने की। तो यहाँ पर आपको दे देगा 2996 या दे देगा 1000 सूत्र, पूरा यही स्टेटमेंट लिखेगा, बस नंबर ऑफ सूत्र जो है वो बदल देगा। तो इसलिए आपको एज इट इज इसको स्टेटमेंट को याद रखना है, क्योंकि यूपी पीसीएस इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर यवन ग्रीक का आगमन। इसी समय पर क्या होता है, ग्रीक आते हैं। तो भारत में सबसे पहले आने वाले जो विदेशी थे भारत में, वो कौन थे, ग्रीक या यवन थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कहां से, नॉर्थ वेस्ट से आते हैं। पौरव वंश यहाँ पर हुआ करता था, जिसका शासक कौन था, राजा पुरु या पोरस था। ठीक है, पोरस इस समय राजा पुरु या पोरस, जो ग्रीक ने उसको नाम दिया पोरस, यहाँ का शासक हुआ करता था। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये आते हैं अलेक्जेंडर ने। और आता कौन है, अलेक्जेंडर आता है। अलेक्जेंडर ने आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत में अपना अभियान प्रारंभ किया। पंजाब में राजा पोरस को पराजित किया और स्थानीय जनजातियों और शासकों के भीषण प्रतिरोध का सामना करते हुए कई नगरों का नरसंहार किया। किसने, अलेक्जेंडर की बात हो रही है। और ये टाइम पीरियड कब का है, 327 से 325 सामान्य संवत ईसा पूर्व का है। तो अलेक्जेंडर ने, अगर हम एग्जैक्ट ईयर की बात करें तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 327 से 325 ईसा पूर्व के बीच किया था। और ईयर की बात करें तो 326 अलेक्जेंडर का आक्रमण, एग्जैक्ट डेट कौन सी, 326 बीसी जो है एग्जैक्ट डेट है अलेक्जेंडर के आक्रमण की। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ग्रीक था अलेक्जेंडर पहली चीज, और भारत में आक्रमण करने वाले सबसे पहले कौन थे, यवन या ग्रीक हुआ करते थे। तो उसमें अलेक्जेंडर था, जिसने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। थके हुए और घर की याद आने में जो है अलेक्जेंडर के सैनिकों का क्या हुआ, उन्होंने लड़ने की इच्छा खो दी और भारत में गंगा नदी की ओर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। और अंत में अलेक्जेंडर और उसकी सेना का एक भाग फारस की ओर पीछे हट गया। फारस यानी पर्शिया, ठीक है, ईरान। और फारस वापस आकर अलेक्जेंडर को विद्रोह तथा राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। बेबीलोन में बीमार पड़ने के कारण 32 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया। उसका विशाल साम्राज्य शीघ्र ही उसके सेनापतियों और क्षत्रपों के बीच विभाजित हो गया। ठीक है, क्षत्राप्स बन गए, क्षत्रपी। और फारसी और ग्रीक साम्राज्य में प्रांतों के शासक जो थे वो क्षत्रप थे। जो ये भी पूछ सकता है कि फारसी और जो ग्रीक साम्राज्य था उसमें प्रांतों के जो शासक हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, साम्राज्यों में जो प्रांत हुआ करते थे उनके जो शासक होते थे उनको कहा जाता था क्षत्रप, जिन्हें सम्राट ने सुदूर प्रदेशों का प्रबंधन करने के लिए पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, मात्र अधिकारी होने के बावजूद इन क्षत्रपों के पास महत्वपूर्ण शक्ति और स्वतंत्रता भी हुआ करती थी। ठीक है, ये जो है बहुत सारी इनके पास इंडिपेंडेंस भी हुआ करती थी। बेसिकली हमको ये याद रखना है कि जो पर्शिया और ग्रीक के साम्राज्य में जो प्रांत थे उनके जो राजा हुआ करते थे, उनके जो शासक हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको क्षत्रप कहा जाता था। और अलेक्जेंडर के जाने के बाद जो उसका किंगडम था वो सेनापतियों में और क्षत्रपों में विभाजित हो गया था। तो अलेक्जेंडर का जिम्नोसोफिस्टो के साथ संवाद। ठीक है, अलेक्जेंडर का डायलॉग विद जिम्नोसोफिस्ट। तो अलेक्जेंडर ने भारतीय ऋषियों के एक समूह के बारे में सुना था, जिन्हें ग्रीक लोग क्या कहते थे, जिम्नोसोफिस्ट कहते थे। ठीक है, जिम्नोसोफिस्ट या नग्न
दार्शनिक, ठीक है, क्या कहते हैं, नग्न दार्शनिक या नेकेड फिलोसोफर्स। तो ये वर्ड, ये टर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है तो पूछा जा सकता है जिम्नोफोस्टिक कौन थे। तो ये बहुत कम कपड़े पहनने वाले हुआ करते थे और अपनी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। तो अलेक्जेंडर ने जो है भारतीय ऋषियों के एक ऐसे समूह के बारे में सुना था जिन्हें जिम्नोसोफिस्ट कहा जाता था। अलेक्जेंडर ने इनके साथ संवाद किया था, ठीक है। तो ये नेकेड फिलोसोफर या नग्न दार्शनिक हुआ करते थे। अब क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। फिर मैसेडोनिया के एक युवा और शक्तिशाली ग्रीक शासक अलेक्जेंडर ने ग्रीस पर पूर्व में हुए फारसी आक्रमणों का बदला लेने के लिए फारसी साम्राज्य के विरुद्ध अभियान चलाया। उसका साम्राज्य 3 महाद्वीपों में विस्तृत हो गया, जो विश्व इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया था, इसने मैसेडोनिया, एक तो पहली चीज कहाँ का था, मैसेडोनिया का था अलेक्जेंडर, और इसने फारस में अपना जो अभियान चलाया और जो है अपने एम्पायर को बहुत एक्सपेंड करा। ये कब के टाइम पीरियड की बात हो रही है, 334 से 31 के टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये पूरा मैप दिया हुआ है, अलेक्जेंडर का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था, ये आपको पूरा इसमें दिखाया है, ठीक। ओके, अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। हमने नंद डायनेस्टी के बारे में देखा, अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो 321 सामान्य संवत ईसा पूर्व यानी 321 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना होती है। किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसने शीघ्र ही नंद साम्राज्य के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था और एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और डेट इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखनी, 321 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। और चंद्रगुप्त ने कार्य किसके मार्गदर्शन में किया था, कौटिल्य या चाणक्य के मार्गदर्शन में किया था। कौटिल्य, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। तो कौटिल्य के दो और नाम है, क्या है, चाणक्य है और विष्णुगुप्त है, कौटिल्य के दो नाम। तो ये विश्वविख्यात जो तक्षशिला, वर्तमान तक्षशिला के विश्वविद्यालय है, उसके आचार्य थे, ठीक है। ही वाज द प्रोफेसर ऑफ रिनाउंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर क्या दे रहा है, ये नंद वंश का हमें पूरा जो है मैप यहाँ पर दे रहा है, इसकी कैपिटल दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। नंदवंश की कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और इंपॉर्टेंट सिटीज जो थी वो है जैसे कि मथुरा हो गई, श्रावस्ती हो गई, वैशाली हो गई, और वाराणसी है, कौशाम्बी है, उज्जैनी है, विदिशा है, चंपा है, राजगृह है और ताम्रलिप्ति है, ठीक है, ताम्रलिप्ति। और ये ताम्रलिप्ति क्या था, ये एक पोर्ट सिटी था, पोर्ट सिटी था, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये समुद्र के निकट है, इसलिए ये एक पोर्ट सिटी हुआ करता था, ताम्रलिप्ति, ठीक। और यहाँ पर मौर्य एम्पायर की बात करें, अब देखिए नंद एम्पायर कहाँ तक फैला था, नंद एम्पायर बस इतने रीजन में फैला था। और वहीं पर अगर हम मौर्य एम्पायर की बात करें, अब देखिए मौर्य एम्पायर कहाँ तक फैला, मौर्य एम्पायर ऑलमोस्ट पूरे इंडिया तक फैला हुआ है। थोड़ा सा बस ये जो है चोला, पांड्या और केरला पुत्रा वाला साउथ का क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो मौर्य एम्पायर पूरे इंडिया तक फैला हुआ था। और मौर्य एम्पायर की जो मेन कैपिटल थी वो क्या थी, मौर्य एम्पायर की मेन कैपिटल थी पाटलिपुत्र। और रीजनल कैपिटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें तक्षशिला देखने को मिलती है हमारी नॉर्थ में, ये हमारी जो मिडिल में हमें उज्जैनी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें यहाँ पर सुवर्णगिरी देखने को मिलती है साउथ में। तो ये सारी इसकी रीजनल कैपिटल्स भी थी। और जो इम्पोर्टेंट शहर है वो हमें यहाँ पर मेंशन किए हुआ है, छत्र है, संसिका है, मथुरा है, श्रावस्ती है, वैशाली है, पाटलिपुत्र, चंपा, राजगीर, सारनाथ, कौशाम्बी, विदिशा, सांची, उज्जैनी, प्रतिष्ठान, सुवर्णगिरी, अमरावती, धौली, तोसाली, ताम्रलिप्ति, पुष्कलावती और कांधार, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट सिटीज हमें देखने को मिलती हैं मौर्य एम्पायर की, ठीक है। क्षत्रपों को हराया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, ग्रीक क्षत्रप थे जिसे किसने नियुक्त किया था, अलेक्जेंडर ने नियुक्त किया था, उनको हराया और इस क्षेत्र को एक ऐसे साम्राज्य के रूप में एकीकृत किया जो उत्तर के मैदानी भाग से लेकर के दक्षिण के पठार तक फैला हुआ था। तो आपने अभी मैप में देखा कि कितना ज्यादा एक्सपेंडेड था मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीकों को पराजित करने के बाद भी उनका साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे और अपने दरबार में एक ग्रीक इतिहासकार रखा जिसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज था जिसकी किताब है इंडिका, ठीक है। इसकी किताब का क्या नाम है, इंडिका नाम है। और इंडिक नाम कैसे पड़ा भारत का, तो वो हम क्लास 6 के एनसीईआरटी में देख चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके कुछ अंश के बाद ग्रीक विद्वानों द्वारा, इसके कुछ अंश बाद में ग्रीक विद्वानों द्वारा उद्धृत किए गए, किसके कुछ अंश, इंडिका के, ठीक है। फिर कौटिल्य की राज्य संबंधित अवधारणा, ठीक है, कौटिल्य's कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें तो कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन और अर्थशास्त्र का विज्ञान,
उसमें उन्होंने रक्षा, अर्थशास्त्र, प्रशासन, न्याय, नगर नियोजन, कृषि व्यवस्था और लोक कल्याण जैसे कई विषयों में दिशा निर्देशों का वर्णन किया है। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य की प्रमुख राजनीतिक अवधारणा है। तो ये भी आपको याद रखना है। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है प्रमुख अवधारणा दी गई है, जिसके अनुसार राज्य 7 भागों से निर्मित होता है। राज्य के 7 भाग बताए गए हैं। कौटिल्य ने समाज में कानून और व्यवस्था के महत्व पर बल दिया है, जिसके लिए सशक्त प्रशासन की आवश्यकता को भी बताया है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अनेक कानूनों का भी विवरण दिया है और लोगों की भलाई के विरुद्ध जाने वाले किसी भी कार्य के लिए दंड विधान को भी निर्दिष्ट किया है। और सप्तांग सिद्धांत के जो 7 इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट्स है स्टेट के, उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा? राजा। राजा को क्या बताया? राजा को स्वामी बताया। ठीक है, किंग या राजा स्वामी होता था। फिर पार्षद, मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों का समूह, जिन्हें क्या कहते हैं? अमात्य कहते थे। ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, मिनिस्टर्स एंड अदर हाई ऑफिशियल्स, उन्हें क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। दूसरा आता है सप्तांग में, दूसरा आता है अमात्य। तीसरा आता है राज्य क्षेत्र और उसमें निवास करने वाली जनसंख्या, जिसे क्या कहते थे? जनपद कहते थे। राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या यानी कि जनपद। तीसरा आता है। फिर चौथा एलिमेंट क्या है? कोष। राजकोष या राज्य की संपत्ति, ट्रेजरी ऑफ द स्टेट एंड वेल्थ, कोष। ठीक है, चौथा है कोष। फिर किले, कस्बे और नगर यानी दुर्ग। फिर फोर्ट्स या दुर्ग आते हैं। फिर रक्षा और कानून व्यवस्था की शक्तियां, दंड, और फिर सहयोगी मित्र। तो ये सप्तांग में आपको ये क्रम भी याद रखना है। स्वामी, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड, मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड, मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड, मित्र। ये ऐसे तरीके से 4-5 बार इसको बोलिए जोर जोर से, तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कौटिल्य की जो सप्तांग थ्योरी है उसके 7 एलिमेंट यहाँ पर मेंशन है एग्जाम में। राजा को ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों पर विशेष अनुग्रह करना चाहिए जो लोगों को लाभ पहुंचाने वाले कार्य करते हैं, जैसे कि तटबंध या सड़क पुल बनवाना, गांवों को सौंदर्यीकरण करना अथवा उनकी रक्षा करने में सहायता प्रदान करना, जो आज की डेट में भी सरकार हमें करती दिखती है। कौटिल्य के अनुसार अपनी प्रजा की प्रसन्नता के ही राजा की प्रसन्नता होती है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई होती है। राजा को केवल वही अच्छा नहीं मानना चाहिए जो उससे प्रसन्न करे, बल्कि जो उसकी प्रजा को अच्छा लगे उसे अपने लिए सभी वही लाभदायक मानना चाहिए। ठीक है, तो करके बाकी पूरे भारत में मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। इसमें वर्तमान का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ भाग शामिल थे। कलिंग का युद्ध होता है और उसमें जो है भारी विनाश को देखकर अशोक ने हिंसा का मार्ग जो है त्याग दिया और शांति और हिंसा के मार्ग को अपनाया, जो महात्मा बुद्ध के शिक्षा के अनुरूप था। तो बुद्धिज्म को अपना लिया था अशोक ने। तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने क्या किया था? अपना जो धर्म था उसको छोड़ करके बुद्धिज्म अपनाया था और ये कलिंग वॉर के बाद हुआ था। तो कलिंग वॉर का टाइम पीरियड क्या था? कलिंग वॉर का टाइम पीरियड हमको कौन सा देखने को मिलता है? तो 261। ठीक है, 261 बीसी में जो है कलिंग वॉर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, 261 बीसी में कलिंग वॉर होती है और उसके बाद क्या होता है? जो है धम्म की नीति। अशोक ने क्या अपनाया? धम्म की नीति। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है, उसके बाद अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। 261 बीसी में कलिंग युद्ध और धम्म की नीति। कलिंग युद्ध और धम्म की नीति जो है अशोक अपनाते हैं। फिर बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक प्रसारित करने के लिए अशोक ने श्रीलंका, थाईलैंड, मध्य एशिया में भी अपने दूत भेजे। ठीक है, और अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे को, दोनों को जो है उसने श्रीलंका भेजा था। तो बुद्ध तो अशोक ने अपनी बेटी और बेटे को, बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी संघमित्रा। ठीक है, बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा। इन दोनों को धर्मदूत बना करके कहां भेजा था? श्रीलंका, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए। महेंद्र और संघमित्रा को जो है दूत बना करके भेजा था। ठीक है, और संघमित्रा बोधि वृक्ष की शाखा को लेकर के श्रीलंका गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
संघमित्र, बोधि वृक्ष की शाखा को लेकर के संघमित्र बोधि वृक्ष की शाखा लेकर के श्रीलंका गई थी। ठीक है, फिर अपने शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को देवम नाम प्रिय प्रियदसी या देव नाम प्रिय प्रियदर्शी कहा है। कि पहले शब्द का अर्थ है देवताओं के प्रिय और दूसरे का अर्थ है दूसरों के प्रति दयालुता से व्यवहार करने वाला। तो दो नामों से अपने जो इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं, उसमें जो है अशोक ने खुद को संबोधित किया है। ठीक है, मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भी बात कही गई है। पशुओं के शिकार और उन पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाया गया और अनावश्यक होने पर उनके लिए उपचार का आदेश दिया गया है। और साम्राज्य की जो मुख्य सड़कें हैं उनके किनारे नियमित अंतराल पर विश्राम गृहों का निर्माण, कुएं बनवाने, फलदार और छायादार वृक्षों को लगवाने का उल्लेख भी अशोक के अभिलेखों में किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए। और एक और पॉइंट की जो अशोक का जो मस्की का अभिलेख है उसमें पहली बार जो है देवनाम प्रिय अशोक नाम जो है मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो अशोक का जो मस्की अभिलेख है, ठीक है, मस्की अभिलेख में क्या है, पहली बार देव नाम प्रिय अशोक जो है नाम मिलता है। देव नाम प्रिय अशोक पहली बार। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, गुज्जर अभिलेख जो है, गुज्जर अभिलेख जो है इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, इसमें हमें यहाँ पर भी अशोक का नाम उल्लेखित है। और ये मस्की कहाँ पर है, मस्की है कर्नाटका में, और जो गुज्जर है ये कहाँ पर है, गुज्जर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। ये दो पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। पूछता है कि अशोक का नाम कहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है, अशोक नाम कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो मस्की और गुज्जर में हमें अशोक नाम जो है क्लियर देखने को मिलता है। बाकी जगह देवनाम प्रियदर्शी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अशोक ने सभी संप्रदायों को एक दूसरे की उचित शिक्षाओं को स्वीकार करने और उनका अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और धर्म प्राकृत भाषा में से क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। तो इसका अर्थ है ब्रह्मांड या ऋतम के अनुसार जीवन यापन की पद्धति, इसमें अपने कर्तव्य का सत्यनिष्ठा से निर्वहन और धर्म के अनुसार नियमों का पालन करना और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन यापन करना। मतलब बेसिकली यहाँ पे धम्म का हमको अर्थ समझाया गया, इसलिए धर्म का अर्थ कर्तव्य, नियमों का पालन, सत्य व्यवस्था और नैतिकता में निहित है। तो यहाँ पर हमें जो है अशोकन एडिक्ट्स दिख रहे हैं, जो हमें मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं 14, कहाँ पर है, धौली में है, काशी में है, मनसेरा में है, कंधार में है, गिरनार में है, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स हमें मस्की में, ब्रह्मगिरी में, बैरात में देखने को मिलते हैं। पिलर एडिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम स्तंभ शिलालेख कहते हैं, वो हमें मेरठ में देखने को मिलता है, सारनाथ में देखने को मिलता है। और जो है लघु स्तंभ शिलालेख हमें अमरावती, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी में देखने को मिलते हैं। और गुफा अभिलेख केव इंस्क्रिप्शन की बात करें तो हमें यहाँ पर बराबर हिल्स जो है, यहाँ पर हमें गुफा अभिलेख या केव इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं बराबर हिल्स में। ठीक है, अब मौर्य काल में जीवन हम डिस्कस करें उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अशोक के 14 मौर्य काल में मेजर रॉक एडिक्ट्स और उनके इंस्क्रिप्शन, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है उसको हम एक सिंपल तरीके से देखेंगे, जिससे कि एग्जाम के लिए हमें याद रहेगा। तो कौन कौन से नगर, जैसे पाटलिपुत्र जैसा बड़ा नगर था,
शासन और वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। नगर के पास प्रसाद, सार्वजनिक भवन और सुनियोजित सड़कें हुआ करती थी। सुव्यवस्थित कराधान प्रणाली हुआ करती थी। कराधान प्रणाली या फिस्कल सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो था। और संगठित व्यापार हुआ करता था। राजकोषीय तंत्र भी था, यानी कि जो है ऑर्गेनाइज्ड एक टैक्सेशन सिस्टम हुआ करता था। साम्राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, व्यापारी और कारीगर नगरीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे। ठीक है, the fiscal system existed with a well organized taxation system and organized trade. The empire's administrative officials, merchants and artisans played a significant role in the urban life. फिर मेगास्थनीज के विवरण से भी मौर्य काल के समाज पर कुछ प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज का विवरण है, जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो था वो कृषि में संलग्न था, जो मगध साम्राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था। फिर एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी, ये भी बताया गया है मौर्य साम्राज्य के बारे में। एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी, क्योंकि गर्मी और सर्दी दोनों में वर्षा हुआ करती थी। किसी भी संभावित स्थिति के लिए अन्य भंडारों में पर्याप्त अन्न हुआ करता था, तो सरप्लस ग्रेन हमेशा हुआ करता था। लोहार, कुम्हार, बढ़ई, जोहरी, अन्य कारीगर जो है नगरों में रहा करते थे। जो उतने भी कारीगर थे वो कहाँ पर रहा करते थे, वो नगरों में रहा करते थे। ठीक है, लोहार, कुम्हार, बढ़ई और जौहरी जैसे जो कारीगर थे वो कहाँ रहा करते थे, वो नगरों में रहा करते थे। नगर भली भांति योजनाबद्ध हुआ करते थे। सड़कों पर पहचान सूचक लगे होते थे, तो साइन पोस्ट जैसे आज की डेट में लगे होते हैं, उसी तरीके के साइन पोस्ट हमें उस समय में भी देखने को मिलते थे। संदेश वाहकों के माध्यम से संचार हुआ करता था। ठीक है, मैसेंजर्स हुआ करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाते थे। मूवीज में आपने देखा होगा, सुनो 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 राजा का फरमान आया, इस तरीके से करके संदेश पहुंचाते थे प्रजा तक। फिर घर लकड़ी के बने होते थे और 2 मंजिल तक ऊंचे हो सकते थे। तो घर कैसे होते थे, लकड़ी के बने होते थे और 2 मंजिल तक के होते थे। आग लगने की स्थिति में सड़कों पर नियमित अंतराल पर पानी के बर्तन भी रखे जाते थे। लोग सूती कपड़े पहनते थे, कुछ लोग अलंकृत चमड़े के जूते भी पहनते थे। ठीक है, ऑर्नेट लेदर शूज भी कुछ लोग पहना करते थे। फिर सारनाथ के स्तंभ की अगर हम बात करें तो अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाया गया था, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इस स्तंभ के शीर्ष पर निर्मित 4 सिंह राजकीय शक्ति के प्रतीक है। कालकृति के नीचे का जो चक्रकृति है, जिसे वलयाकार में 4 शक्तिशाली पशु हैं। कौन कौन से पशु हैं एग्जाम पूछता है, तो हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह को यहाँ पर दर्शाया गया। हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह, यहाँ पर 4 पशु हैं। आगे के 2 दिख रहे हैं, हाथी और बैल दिख रहा है, घोड़ा और सिंह जो है पीछे साइड है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हाँ, अशोक के 14 जो है 14 अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं। उसमें से जो 13वां है, ठीक है, 13वें में किसका वर्णन है, कलिंग युद्ध का। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछता है कौन सा शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसके साथ ही धर्मचक्र जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है वो भी अंकित है। तो यहाँ पर क्या बना हुआ, ये धर्मचक्र बना हुआ है। ठीक है, और इस स्तंभ के शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है। इसमें संस्कृत का आदर्श वाक्य लिखा हुआ सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नान्त्रतम के रूप में से पढ़ा जाता है। इसका अर्थ सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। फिर मौर्य काल में कला और वास्तुकला की बात करें तो सप्तामात्रिकाओं या 7 मात्र देवियों की पक्की मिट्टी की कलाकृतियां, यक्षिणी की मूर्तियां आदि मौर्य काल की प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं। ठीक है, टेराकोटा स्कल्पचर्स ऑफ सप्तामकृतास, ठीक है, और 7 मदर गॉडेसेस, जिसे हम कहते हैं 7 मदर गॉडेसेस। और यक्षिणी का स्टैचू जो है किसका बनता था, टेराकोटा का बनता था। सांची का स्तूप जो है मूल संरचना ईंटों से बनी थी, बाद में इसमें पत्थर का उपयोग करके इसे विस्तृत किया गया था। फिर अशोक ने ध्यान, आराधना और अध्ययन के लिए कई स्तूप जैसे चैत्य और विहार बनवाए थे। धौली, धौली कहाँ है, वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास है। यहाँ पर चट्टान पर उकेरी गई एक पूर्णकाय हाथी की मूर्ति है। धौली में चट्टान पर उकेरी हुई एक विशालकाय हाथी की मूर्ति है। यह महात्मा बुद्ध के प्रतीक के रूप में दर्शाता है। ठीक है, ये किसको सिंबलाइज करता है, महात्मा बुद्ध को सिंबलाइज करता है। स्तूप के अब स्तूपों की अगर बात करें तो स्तूप के केंद्र में जो है बड़ी अर्धगोलाकार संरचना या अंडाकार होती है, यह ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है और प्रायः पवित्र अवशेषों को रखने के लिए निर्मित की जाती है। उपासक इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा कहा जाता है।
अभी हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम स्तूपों की पूरी संरचना भी देखेंगे, ठीक है। फिर इस साम्राज्य की कुछ अच्छाइयां थी तो कुछ इनमें वीकनेस भी थी। वो कौन कौन सी थी, कौन कौन सी दुर्बलताएं थी, उनकी बात करें तो साम्राज्य में कुल क्षेत्रों का जो है स्वतंत्र होने का प्रयास, स्थानीय शासकों पर कर की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो सम रीजन्स ऑफ द एम्पायर स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस, कुछ जो क्षेत्र थे वो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, स्थानीय शासक थे, इन पर कर की मांग बढ़ जाती है, इसमें उनमें असंतोष हो जाता है। जब दुर्लभ सम्राट आता है तो स्थानीय राजा या प्रमुख इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और सम्राट को कर देना बंद कर देते हैं, ठीक है। जो बहुत शक्तिशाली सम्राट हुआ करते थे उनके समय में तो कोई विद्रोह नहीं कर पाया, लेकिन जब एक दुर्लभ सम्राट आता है उसके समय में जो बाकी के राज्य हैं उनके शासक वो कर देते हैं यहाँ पर विद्रोह, और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, साम्राज्य टूटने लगता है। एक बृहद साम्राज्य को एक साथ संगठित करके रखना कठिन हो जाता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और आर्थिक संकट भी आता है जो कि साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। साम्राज्य समानता निरंतर युद्ध के द्वारा स्थापित होते हैं और अपना अस्तित्व शक्ति और दंड द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे वे समय के साथ आंतरिक रूप से दुर्बल और अस्थिर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ महाजनपद का काल है 600 सामान्य संवत्सर 600 बीसी, फिर 500 बीसी में फिर अजातशत्रु का टाइम पीरियड आता है, फिर महापद्मनंदन नंद डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है 400 बीसी के अराउंड, नंद साम्राज्य चलता है 321 तक, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य चलता है 321 में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है, फिर उसके बाद 300 सामान्य संवत ईसा पूर्व से 300 सामान्य संवत ईसा पूर्व में अशोक का टाइम पीरियड आता है, और 361 में क्या होता है, कलिंग का युद्ध होता है, फिर उसके बाद 185 सामान्य संवत तक जो है मौर्य डायनेस्टी चलती है। और यही आपको यहाँ पर इंग्लिश में टेबल दी हुई है। और चलिए आज की वीडियो को इतनी रखते हैं, 2 चैप्टर हमने कवर करे, थोड़ा सा जैसे जैसे हम क्लास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़े से चैप्टर हमारे डिटेल्ड होते जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। एनसीईआरटी है, जरूरी है, सब कुछ एक कहानी की तरह हमको यहाँ पर पढ़ के चलना है। ज्यादातर चीजें आपने अगर प्रिपरेशन की हुई है तो आपको ऑलरेडी पता होंगी, हो सकता है आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा हो, लेकिन एनसीईआरटी छोड़ दिया आपने तो आपका बहुत कुछ मिस हो जाएगा। जैसे हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी जो कि मेंशन हमें दिखी, जो कि मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी मेंशन एग्जाम में आ सकती है, तो उसको जरूर कहीं ना कहीं नोट्स में आप लिख लीजिएगा। बाकी आप कुछ नोट करें ना करें, जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसको आप नोट्स में जरूर कहीं ना कहीं आप स्टिकी नोट्स में कहीं अलग रजिस्टर में नोट करके रख लीजिएगा, वो आप रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा। क्योंकि एनसीईआरटी से कब कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए आप कुछ कह नहीं सकते। एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा एक स्टैंडर्ड सोर्स है आपकी तैयारी का। तो अगर आपने अभी तक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली है, आपको लग रहा है मुझे तो इससे ज्यादा डिटेल में पता है, तो वो डिटेल ठीक है, अच्छी बात है, एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन एनसीईआरटी की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अगर आपने मिस कर दिया तो आप हो सकता है बहुत सारे नंबर अपने मिस कर दें। बिल्कुल भी कुछ भी मिस मत करिएगा। मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी एनसीईआरटी से ज्यादा डिटेल में आपको ल्यूसेंट की जो जीके वाली किताब है उसमें चीजें मिल जाएंगी। बट यहाँ पर बात हो रही है एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन एक एक पैसेज खुद में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारी चीजें कोई स्टैंडर्ड बुक हो सकता है ना मेंशन करे जो एनसीईआरटी कर दे और क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बन के आ जाए। तो इसलिए जितने बार मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी मेंशन है, जिस तरीके से जाति शब्द कहाँ से आया, ये सारी चीजें हैं, तो ये सब आप जो है कहीं ना कहीं नोट करते जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे मैंने यहाँ पर बताए थे, मुझे खुद याद आ रहा है कितने पॉइंट्स मैंने आपसे कहे होंगे, नोट कर डालो। जितने भी मैंने बताया उनको जरूर नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था। क्लास 7 के एसआरटी कंप्लीट करने में हमें 3 पार्ट लगेंगे एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल चीजें होती जाएंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।